और संपूर्ण स्वाधीनता पाएं। अगर हम भौतिक रूप से देखेंगे तो भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, लेकिन जैसे किसी का शरीर होता है जो भौतिक इकाई है, ऐसे शरीर की एक और इकाई होती है जिसको हम आत्मा कहते हैं, मन कहते हैं। बिना आत्मा और बिना मन के शरीर का अस्तित्व नहीं है। वैसे ही राष्ट्र का होता है। राष्ट्र का एक भौतिक शरीर होता है जो हमें अपनी आंखों से दिखाई देता है। राष्ट्र की अपनी एक आत्मा भी होती है। राष्ट्र का अपना एक मन भी होता है। तो मैं आपसे विनम्रता पूर्वक यह कहना चाहता हूं कि 15 अगस्त 1947 को भारत भौतिक रूप से अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हो गया। अंग्रेजों ने भारत को छोड़ दिया। भारत की सत्ता का हस्तांतरण भारतवासियों के हाथ में हो गया, लेकिन मन और आत्मा से अभी भी भारत देश गुलाम है अंग्रेजों का, अंग्रेजियत का, विदेशियत का। ये मन और आत्मा की गुलामी क्या है? वो गुलामी ये है कि कहने को हमें 15 अगस्त और 26 जनवरी जैसे पर्व मनाने का अवसर प्राप्त है। 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं, लेकिन सच्चे अर्थों में स्वतंत्रता अभी आई नहीं है और गणतंत्र हमारा अभी बना नहीं है। अगर स्वतंत्रता शब्द का अर्थ समझने की आप कोशिश करेंगे तो इसको संधि विच्छेद करें, स्व और तंत्र। स्व माने अपना, हमारा, तंत्र माने व्यवस्था, जिसको अंग्रेजी में सब सिस्टम कहते हैं। तो हमारा तंत्र या हमारी व्यवस्था स्थापित हो तो हम कहें कि भारत स्वतंत्र है। लेकिन आजादी मिलने के बाद भी हमारे भारत देश की एक भी व्यवस्था ऐसी नहीं है जो हमारी अपनी स्थापित की हुई हो। एक भी तंत्र हमारे देश में ऐसा नहीं बन पाया जो हम भारतवासियों के प्रयासों से और हमारे अभिक्रम से बना हो। हमारे यहाँ सभी व्यवस्थाएं, हमारे सभी तंत्र अंग्रेजों के बनाए हुए हैं और अंग्रेजियत में डूबे हुए हैं। सारी दुनिया का इतिहास ये बताता है कि दुनिया में कभी भी कोई देश गुलाम हुआ और फिर आजाद हुआ तो आजाद होने के बाद कोई भी देश अपनी भाषा को ठीक करता है और अपनी शिक्षा व्यवस्था को ठीक करता है, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था और भाषा किसी भी देश के विकास की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। हम भारत का विकास करना चाहते हैं, दुनिया में सबसे अच्छा देश बनाना चाहते हैं, तो हमारी शिक्षा व्यवस्था और हमारी भाषा की व्यवस्था ये अपनी होनी चाहिए, तभी हम भारत को दुनिया में सबसे ऊपर ले जा सकते हैं। क्योंकि दुनिया में जो देश भी सबसे ऊपर गए हैं उन्होंने ऐसा ही किया है। हम किसी भी देश का नाम लेके उदाहरण दे सकते हैं। जैसे अमेरिका नाम का देश दुनिया में बहुत ऊंचाई पर पहुंचा। आज से करीब लगभग 200 वर्ष पहले तक अमेरिका का कोई खास अस्तित्व नहीं था पूरी दुनिया में। 200 वर्ष पहले के इतिहास की किताबों में ढूंढेंगे तो अमेरिका के बारे में कोई खास जानकारी नहीं मिलती, लेकिन पिछले 200 वर्षों में अमेरिका बहुत ऊंचाई पर गया। 1776 के बाद से लेकर अभी 2009 आ गया, अमेरिका बहुत ऊंचाई पर पहुंच गया पिछले 225 वर्षों में। तो अमेरिका ने क्या किया है? अपनी भाषा को, अपनी शिक्षा व्यवस्था को अपने अनुकूल बनाया गुलामी से आजाद होने के बाद। चीन नाम का एक देश बहुत ऊंचाई पर पहुंचा पूरी दुनिया में। तो चीन ने क्या किया? 1949 में चीन में जो सांस्कृतिक क्रांति हुई, माओ वहां का सबसे बड़ा नेता था। माओ ने जब अपने चीन को बदला तो उसने भी सबसे पहले अपनी भाषा को और अपनी शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त किया। ऐसे ही जापान का उदाहरण है। ऐसे ही अगर हम और दूसरे देशों का उदाहरण लें, जापान भी गुलाम हुआ है और जापान तो 3 देशों का गुलाम हुआ है। अमेरिका ने जापान को गुलाम बनाया, डच लोगों ने जापान को गुलाम बनाया, अंग्रेजों ने जापान को गुलाम बनाया। तो जापान ने आजादी के बाद भी वही किया, अपनी शिक्षा व्यवस्था, अपनी भाषा व्यवस्था को बहुत अच्छे से दुरुस्त किया। दुनिया के किसी भी छोटे बड़े देश का उदाहरण आप देखें और इतिहास पढ़ें तो आपको एक बात सभी देशों में समझ में आएगी, वो ये कि जब भी कोई देश किसी दूसरे देश का गुलाम हुआ है, आजाद होने के बाद सबसे पहले उन्होंने अपनी भाषा व्यवस्था को दुरुस्त किया है और फिर शिक्षा को दुरुस्त किया है। भारत के बारे में जब हम ये देखने की कोशिश करते हैं तो यहां उल्टा चित्र नजर आता है।
बिल्कुल विपरीत चित्र नजर आता है। भारत आजाद हो गया 15 अगस्त 1947 को, लेकिन आजादी के बाद भारत ने अंग्रेजों की भाषा को नहीं बदला। अंग्रेजों की भाषा अभी भी इस देश में चल रही है। भारत आजाद हो गया 15 अगस्त 1947 को, लेकिन भारत ने आज तक अपनी शिक्षा व्यवस्था को नहीं बदला। अंग्रेजों की बनाई गई पूरी की पूरी शिक्षा व्यवस्था आज भी इस देश में चल रही है। आप अक्सर एक नाम सुनते होंगे, आपस में बातचीत होती है, अखबारों में खबरें छपती हैं, टेलीविजन पे खबरें आती हैं, तो एक नाम अक्सर चर्चा में आता है, मैकॉले। मैकॉले की शिक्षा व्यवस्था, मैकॉले का शिक्षा तंत्र, मैकॉले का बनाया हुआ पाठ्यक्रम। ये मैकॉले नाम का एक अंग्रेज अधिकारी 1840 के साल में भारत में शिक्षा के लिए एक पाठ्यक्रम तय करके चला गया। वो अधिकारी मर गया। उस अधिकारी के मरने के बाद अंग्रेज यहां से चले गए और उनकी कई पीढ़ियां चली गईं। लेकिन 1840 में जो शिक्षा का पाठ्यक्रम मैकॉले ने तय कर दिया, वो पाठ्यक्रम भारत की आजादी के बाद चल रहा है। ये बहुत अफसोस की बात है। मैकॉले ये कहता था कि भारत में ऐसी शिक्षा व्यवस्था लागू करनी है जिसको पढ़ने के बाद भारतवासी शरीर से दिखने में भारतीय भले हों, लेकिन आत्मा से और मन से अंग्रेजियत से भर जाएं और अंग्रेजों जैसे हो जाएं। जब हम आत्मा और मन से अंग्रेजों जैसे हो जाएंगे तो वो कहता था कि हमें फिर भारत को गुलाम बनाने के लिए कोई ज्यादा प्रयास नहीं करने पड़ेंगे। भारतवासी बहुत आसानी से और सहजता से हमारे गुलाम हो जाएंगे। तो ऐसी शिक्षा व्यवस्था मैकॉले छोड़कर गया, वो अभी भी इस देश में चल रही है। दुख है, दुर्भाग्य है, मैकॉले ने इस देश में एक कॉन्वेंट स्कूल खोला था। कलकत्ता में वो पहले खुला था, अब जिसको हम कोलकाता कहने लगे हैं। वो एक कॉन्वेंट स्कूल अब बढ़ते बढ़ते हजारों की संख्या में पहुंच गए। अब भारत में गांव-गांव, गली-गली, नगर-नगर कॉन्वेंट स्कूल खुल गए। कभी कभी मुझे लगता है कि मैकॉले का एक कॉन्वेंट स्कूल तो प्रतीकात्मक था अंग्रेजियत की व्यवस्था का, लेकिन हमारे तो कॉन्वेंट स्कूल पूरी की पूरी व्यवस्था के ही अंग बन गए हैं। मुझे और एक अफसोस की बात आपसे कहनी है, वो ये कि अंग्रेजों ने जिस शिक्षा व्यवस्था को भारत में लागू किया, वो शिक्षा व्यवस्था उन्होंने अपने देश में लागू नहीं की। आप अगर अंग्रेजों के देश में जाएंगे देखने और समझने के लिए, तो उनकी शिक्षा व्यवस्था भारत से बिल्कुल भिन्न है। भारत की शिक्षा व्यवस्था में अंग्रेजों ने विद्यार्थियों को एक निश्चित मानदंड के अनुसार फेल और पास होने का नियम बना रखा है। 33% या उससे ज्यादा मिले तो परीक्षा में पास है, और 33% से कम अंक मिले तो फेल है। ये अंग्रेजों का बनाया हुआ मानदंड है। और ये जो परीक्षा व्यवस्था हमारे यहाँ चल रही है, ये भी पूरी अंग्रेजों की बनाई हुई है। साल भर विद्यार्थियों को कुछ रटाना, फिर 1-2 दिन में उनको वो सब लिखवा लेना, और रट के वो लिख देंगे कॉपी में। 100 में से 98, 99, 95, 96 जो भी नंबर आ जाएं, उसके अनुसार विद्यार्थी का आकलन करना कि ये होशियार है या ये मूर्ख है। अंग्रेजों के देश में जाकर आप देखेंगे तो पूरी परीक्षा पद्धति उन्होंने बदल रखी है। अंकों के आधार पर अंग्रेजों के देश में किसी भी विद्यार्थी का आकलन नहीं होता। और अंग्रेज ही क्यों, फ्रांसीसियों के देश में किसी विद्यार्थी का आकलन अंकों के आधार पर नहीं होता। जर्मनी में किसी विद्यार्थी का आकलन अंकों के आधार पर नहीं होता। अमेरिका में किसी विद्यार्थी का आकलन अंकों के आधार पर नहीं होता। माने अंग्रेजों ने जो कुछ हमारे देश में चलाया, उसको अपने देश में उन्होंने नहीं अपनाया, क्योंकि वो जानते हैं कि ये आकलन की पद्धति पूरी गलत है। इसमें विद्यार्थी फेल और पास नहीं होता है, पूरी शिक्षा व्यवस्था फेल और पास होती है। हमारे देश में मैकॉले के द्वारा जो विषय तय किए गए, उनमें से एक इतिहास विषय, जिसमें मैकॉले ने यह कहा कि भारतवासियों को सच्चा इतिहास उनका नहीं बताना है, क्योंकि इनको गुलाम बना के रखना है, इसलिए इतिहास को विकृत करके भारत में पढ़ाया जाना चाहिए। तो भारत के इतिहास को पूरी तरह से उन्होंने विकृत कर दिया। सबसे बड़ी विकृति जो हमारे इतिहास में अंग्रेजों ने डाली, जो आज तक जहर बनकर हमारे खून में घूम रही है, वो विकृति ये है कि हम भारतवासी आर्य कहीं बाहर से आए। सारी दुनिया में शोध हो चुका है कि आर्य नाम की कोई जाति भारत को छोड़कर दुनिया में कहीं नहीं थी, तो बाहर से कहां से आ गए हम। फिर हमको कहा गया कि हम सेंट्रल एशिया से आए, मध्य एशिया से आए। मध्य एशिया में जो जातियां इस समय निवास करती हैं, उन सभी जातियों के डीएनए लिए गए। डीएनए आप समझते हैं,
जिसका टेस्ट करके कोई भी बात की पक्की सूचना ली जाती है। तो दक्षिण एशिया में, मध्य